कक्षा 10th के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कक्षा 10th के लिए विज्ञान की वर्कशीट जो आज आई है वो वर्कशीट 49 है। वर्कशीट 49 है और दिनांक 29 अक्टूबर। वर्कशीट 49 है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर वर्कशीट 49 है बेटा। ये आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, अध्याय नंबर 9। प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता क्या होती है, सबसे पहले यही जानने का कोशिश करते हैं। आनुवंशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशानुगत होना, इसको समझिए। आनुवंशिकता का अर्थ है जो हमारे बुजुर्गों में, जो हमारे बहुत पुरानी पीढ़ियों में लक्षण थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं वो लक्षण। जैसे हमारा दादा, हमारे पापा और हम और हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं लक्षणों में समानता नजर आती है। तो इस प्रकार विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसे विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। या एक जनन से दूसरी संतान में, एक जनन से संतति में जाना, संतान में जाना। एक जनक यानी माता पिता से संतान में जाना, एक ही बात है। यानी आनुवंशिकता की परिभाषा होगी बेटा ये। अब विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता सुनिए। विभिन्नता होती है एक स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। यदि हमें इन दोनों की परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो यहाँ से मिल जाती है, लेकिन विभिन्नता को समझना है आपने। एक स्पीशीज, मान लिया मैं चूहे का उदाहरण ले लूँ, चूहा एक स्पीशीज है, जैसे आदमी एक स्पीशीज है। तो जरूरी नहीं है कि सारे चूहे एक जैसे हैं, उनमें किसी न किसी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। उनके आकार में, उनके कानों के आकार में छोटे हो सकते हैं, और किसी की आंखें कुछ कलर की हो सकती हैं। जैसे इंसान में भी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। किसी का कद नीचा होता है, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का गोल होता है, किसी के बाल कैसे होते हैं, आंखों का रंग कैसा होता है, तो भिन्नता होती है। तो मैं यूँ कहूँ कि विभिन्नता क्या होती है कि एक ही स्पीसीज के प्राणियों में लक्षणों के बीच जो अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए, विभिन्नता किसके कारण उत्पन्न होती है? जीन के कारण। अब आता है जीन क्या है। हमने अभी तक पढ़ा आनुवंशिकता क्या है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना, विभिन्न लक्षणों का जाना, आनुवंशिकता है। भिन्नता पढ़ी हमने कि एक ही स्पीसीज के प्राणियों में जो लक्षणों में बदलाव आता है, अंतर आता है, तो भिन्नता होती है। ये किसके कारण आती है? जीन के कारण। अब जीन क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो जीन है वो आनुवंशिक गुणों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आनुवंशिक गुण जो हमारे अंदर खूबियां हैं वो हमारी संतान में जाएंगी, उनसे उनकी संतान में जाएंगी। तो ये सब कार्य जीन के द्वारा होता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि जीन कहाँ होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं जीन। आनुवंशिकता की बुनियादी एवं कार्यात्मक इकाई है। यदि आपको जीन की परिभाषा लिखनी पड़े तो आप जीन की परिभाषा इतनी ही काफ़ी है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। मैं आपको बता दूं एक छोटा सा, हमारे शरीर में इतने प्रकार के जीन होते हैं कि यदि उन पे बुक लिखी जाए तो पूरा रूम भर जाएगा बुक से। और इतने, यदि उन जीन की लड़ी बनाई जाए, इतना छोटा होता है जीन, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, केंद्रक में पाई जाती है कोशिका के, तो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। प्यारे बच्चों, यदि उनके धागे की तरह जोड़ दिया जाए तो यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी तय हो सकती है। तो आप अंदाज लगाइए जीन की संख्या हमारे शरीर में। तो हर कोशिका में जीन होते हैं। हमारे शरीर में कितनी सारी कोशिकाएं, और एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र, वो बाद में हम करेंगे बात। सबसे पहले जीन। हाँ, मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है। यानी मनुष्य का जो जीन होता है उसकी 2 प्रतियां होती हैं। ये जैसे जीन है,
ये जैसे एक्स होगी, ये वाई हो सकती है। ठीक है, दो प्रतियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने ये बताई, या टी या टी, इस जैसे लंबे पौधों के लिए हम टी टी यूज कर लेते हैं, तो ये एक अलील हो गई। अलील प्रत्येक माता पिता से, ठीक है, अलील के रूप में जिन्हें प्रत्येक माता जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता प्रत्येक माता पिता से एक जीन के अलील भिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने तीन बातें पढ़ी हैं, आनुवंशिकता, विभिन्नता और जीन। अब हम पढ़ते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, जो गुणसूत्र होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक में पाए जाते हैं, और इनका मुख्य काम क्या है? ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो गुणसूत्र होते हैं ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भेजते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें जीन को। जो गुणसूत्र है ना वो नाभिक में पाए जाते हैं और ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, और गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं। तो आप अंदाज लगाइए जीन कितनी छोटी इकाई है। कोशिका, कोशिका का केंद्रक, मैं एक बार इसका आपको आइडिया दे रहा हूँ। मान लिया ये कोशिका है हमारे शरीर की, कोई इतनी बड़ी होती नहीं, मैं आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ। उसके बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं धागे जैसी संरचनाएं, और इन गुणसूत्रों के ऊपर, इन गुणसूत्रों के अंदर जीन होते हैं। तो कितनी सूक्ष्म इकाई होगी ये जीन। तो अब हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से आगे बढ़ाते हैं। जीन के द्वारा ही बढ़ाते हैं, वो भी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं या क्रोमोसोम क्या होते हैं? वे धागे जैसी संरचनाएं जो केंद्र में पाई जाती हैं, केंद्रक में पाई जाती हैं कोशिका के, और क्या करती हैं? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजती हैं, यदि ये परिभाषा आ जाए। अब वही बात है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये कोशिका विभाजन, आनुवंशिक विभिन्नता और पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तब ये भूमिका निभाते हैं क्रोमोसोम, आनुवंशिक गुणों को आगे ले जाते हैं। किसी चीज़ में भिन्नता पैदा करनी हो, जैसे मैंने आदमी आदमी में भिन्नता बताई, चूहे चूहे में भिन्नता बताई, और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी किसी पौधे का पुनर्जनन होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए, अब हम इसके बाद डीएनए लेते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीएनए डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है, यानी डीएनए। यही मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि कोशिका, कोशिका का केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र में होते हैं जीन, और जीन डीएनए का बना होता है। तो कितनी सूक्ष्म इकाई है डीएनए भी। यदि अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर से में लगभग हर कोशिका में डीएनए होता है, यानी सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है, यानी एक कोशिका में समान डीएनए की बात यह करता है। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, अधिकांश डीएनए कोशिकाएं नाभिक में होती हैं। अधिकांश डीएनए कोशिकाएं नाभिक में होती हैं, यानी मैं यूँ कहूँ कि कोशिकाएं का जो नाभिक होता है उसी में गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होता है, जीन होते हैं, जीन में डीएनए होता है। तो लेकिन एक बात और हमने ध्यान रखनी है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि
जो डीएनए है थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जो कोशिका का एक हिस्सा है जो केंद्रक से बाहर होता है। ठीक है, कोशिका की केंद्र से बाहर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी ये डीएनए पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि लक्षण क्या होते हैं। एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। यहाँ पे इस चित्र को आप देखिए, जब ज़्यादा समझ पाओगे आप। लक्षण, ये एक नीला जीव है, इस प्रकार की आकृति का है। जब इसे दो जीव पैदा हुए तो इसमें एक रेड आ गया सिम्टम्स, ये ग्रीन आ गया, इसमें भिन्नता पैदा होगी अब। ठीक है, तो इन्हें लक्षण कहते हैं। इन भिन्नताओं को, इन भिन्नताओं क्या कहते हैं? लक्षण। और अगली पीढ़ी में और ज़्यादा लक्षण हो गए। जैसे ये तो रेड तो हो ही गई, यहाँ ग्रीन था ही, एक ये लाइट ब्लू और हो गया, ये लक्षण पैदा। तो इस प्रकार लक्षण आपको ये दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है? यानी जब किसी जीव का जनन होता है उसके दौरान विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, चलिए देखते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे कोई जीव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है तो उसमें क्या होता है, कुछ भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे एक कल कोई जीव है, ये वाला जीव है, अब ये दो जीव पैदा हुए इससे, तो इसमें कुछ भिन्नता आ गई। ग्रीन इसके पैर हो गए, सिर इसका रेड हो गया। तो ये दिखाने के लिए है, ऐसा हो, आप समझ सकते हैं। ये सब जीवों के लिए कॉमन उदाहरण है। दो जीव, अब देखिए, ये दो जीव जब पुनः विभाजित होते हैं या इनका जनन होता है, ये फिर जनन करते हैं, या जैसे पौधे होते हैं उनको काट के बोया जाता है, जैसे गन्ने के पौधे को, तो हो सकता है उसमें फिर कोई थोड़े से भी अलग अलग भिन्नताएं आ जाए। तो वो पुनः विभाजित होकर चार समष्टि, चार जीव, समष्टि का मतलब होता है जीव, समष्टि एक शब्द आएगा बार बार, समष्टि का मतलब ये चार समष्टियों में बट गया है ये। इनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं जरूर हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, यानी कुछ अंतर भी है। और वो अंतर डीएनए में कहीं न कहीं कोई त्रुटि होने के कारण, डीएनए में कोई न कोई बदलाव होने के कारण होती है। यानी मैं यूँ कह दूँ कि विभिन्नताएं कैसे किसी जनन में आती हैं कि उस दौरान कहीं न कहीं डीएनए में कोई बदलाव होता है, डीएनए में कोई नई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, और उसके कारण जो अगली पीढ़ी है वो विभिन्नताएं लेकर आती है। एक चीज और साथ में बताई, परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। जैसे मानव है, उसमें लैंगिक जनन होता है, उसके अंदर दो जीवों को भाग लेना होता है, नर और मादा को, किसी जीव को जन्म देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, उसमें विभिन्नताएं और अधिक होने की संभावना है। अलैंगिक जनन, जैसे हमने मेहंदी का पौधा लगा दिया टहनी काट के, हमने और गुलाब की टहनी काट के लगा दिया, तो उसमें अलैंगिक जनन में भिन्नताएं होने की संभावना कम होती हैं। अपेक्षाकृत किसमें अधिक होती हैं? लैंगिक जनन में भिन्नताएं होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें दो जीव जनन के लिए भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या किसी स्पीसीज में इन सभी भिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित रूप से नहीं है कि एक कोई स्पीसीज है। देखिए, इसमें ये साफ साफ भी बताता है, विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे कोई जीव पैदा हुआ, वो गर्म इलाके में तो रह सकता है, वो गर्म इलाके में नहीं रह सकता, तो क्या होगा, वो एक साथ अस्तित्व में रह सकता है, ठंडे और गर्म जीव। जैसे हम रख लें पेंगुइन जो ठंडे इलाके में रहते हैं, ऊँट को एक साथ रखेंगे गर्म इलाके में, तो क्या हो गया,
वो अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे। पेंगुइन गर्मी में मर जाएगी, उसकी उसकी जो प्रजाति है वो नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से जिन जीवों में एक मौसम को सहने की क्षमता होती है वे ही अस्तित्व में रह पाते हैं। ठीक है, बाकी के जीव समाप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं प्यारे बच्चों। हमने आनुवंशिक निम्नलिखित की परिभाषा लिखी। आनुवंशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, लक्षण और जीन। हमने ये सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं और आप इनको आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? बच्चों जाहिर ही बात है, ये लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि वो ज़्यादा जीव समष्टियों में यानी 60% समष्टियों में वो पाया गया है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आज जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है वो साबुन और पानी से अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, ताकि कोरोना वायरस वहाँ चिपक गया हो हाथों पे तो धोने से उसको साफ़ किया जा सकता है, वरना हम कहीं टच करेंगे वो हमें अफेक्टेड कर सकता है और इससे हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। नमस्कार।